क्वेश्चन 50 देखिएगा, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस शुड अ टीचर आस्क इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई क्रिएटिव चिल्ड्रन इन हर क्लास। यानी आपको वो बच्चे जो कुछ नया करते हैं, जो पानी की घंटी भर गई है बजाते हैं, बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करनी है कि कौन से बच्चे हैं जो कुछ डिफरेंट सोचते हैं, लीक से हटके सोचते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग रखते हैं, है ना। उनकी पहचान के लिए फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक तो भाई साहब ज्यादा सोचने का आपके पास चांस ही नहीं है। फिल इन द ब्लैंक में तो एक ही सही या गलत होगा, तो इसमें कहां से नया कुछ सोच पाएंगे वो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, एक ही चूज करना है, इसमें क्या क्रिएटिविटी लगा दोगे आप। क्वेश्चंस विद राइट एंड रॉन्ग ऑप्शंस, तो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इसमें क्या क्रिएटिविटी, कुछ तीसरा ऑप्शन है नहीं है। तो सिंपल आंसर है क्या, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले क्वेश्चंस, खुले मुक्त उत्तर वाले सवाल या प्रश्न, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए ऐसे टाइप कोई क्वेश्चन है आप सारी चिंतन वाला, तो यहाँ पे क्रिएटिविटी लगेगी, हर बच्चा अपने विचार अलग तरीके से क्या कर पाएगा, एक्सप्रेस कर पाएगा। कोई ऐसा नहीं कि यस और नो में जवाब देना है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। डीसी साथ चलते हैं, सीसी साथ नहीं चलते, याद रखिएगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग जुड़ी होती है क्रिएटिविटी से, कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं। कन्वर्जेंट थिंकिंग इंटेलिजेंस से जुड़ी होती है, जो आपको एमसीक्यू में यूज करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा एक बार, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 51, इट इज इंपॉर्टेंट टू डैश एक्सपीरियंसेस दैट अ चाइल्ड ब्रिंग्स टू स्कूल। यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है उसका क्या किया जाए, अचार डाल दे। नहीं नहीं, डेटा खत्म हो रहा है, जल्दी पढ़ाओ। नेहा दिन भर क्यों देखते हो फिर रील्स, हैं जब रात तक डेटा खत्म हो जाता है तो। नोट्स मिले हुए हैं आपको फ्री। देखिए, यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है उन्हें नजरअंदाज किया जाए, यानी इग्नोर कर दो नहीं। बच्चा जो भी घर से लेके आए वो सब काम का है, नकारा नहीं जाएगा, आगे बढ़ाया जाए या उस पर बिल्ड ऑन किया जाए। बात ठीक है, उपेक्षा नहीं करनी है, डिसरिगार्ड नहीं करेंगे, डिसमिस नहीं करेंगे। तुम्हारे पास जो अनुभव है वो कुछ काम का ही नहीं है। बच्चा गर्मियों की छुट्टी में घूम के भी आता है तो उस पर भी चर्चा की जा सकती है। यानी बच्चा जो भी बच्चा रीना घर से लेकर के आएगा वो सब काम का है, बिल्ड ऑन करना है। जो भी बच्चा घर से लेके आया वो नींव के जैसा है। जब आप बिल्डिंग बनाते हैं पहले नींव भरी जाती है, उसके ऊपर बिल्डिंग बनेगी। तो वैसे ही जो बच्चा प्रीवियस नॉलेज, जो पूर्व ज्ञान या ओल्ड नॉलेज घर से लेके आया है वो काम का है, उससे जोड़ करके आपको न्यू नॉलेज बिल्ड करनी है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, 52वां सवाल क्या कहता है, हाउ डू चिल्ड्रन लर्न, बच्चे सीखते कैसे हैं। पहला ऑप्शन है मेकिंग एंड डूइंग थिंग्स, यानी चीजों को बनाकर व कार्य करके, यानी बच्चा एक्टिव है, बात तो सही लग रही है। रीडिंग एंड राइटिंग, चलो बच्चा यहां भी एक्टिव है। टॉकिंग एंड लिसनिंग, सुन करके बात करके, ये भी बात एक्टिव है बच्चा। थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, सोच करके और सोच पे विचार करके कि मैंने जो सोचा था वो क्या था, मेरे जो अनुभव थे उन पे मैं प्रकाश डालूं खुद के दिमाग में ही, टॉर्च लेके प्रकाश नहीं। ठीक है ना। तो चारों ही बातें क्या है, सही है। कितने खराब पीजे मार रही हूं मैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53 पर, देखिएगा एक बार ये क्या कहता है भाई, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास आर स्टूडेंट्स लाइकली टू लर्न वेल। किस कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे, कैसा क्लासरूम होगा जहां बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। टीचर एम्फेसाइजेस पैसिव रिसेप्शन ऑफ नॉलेज, यानी जहां बच्चा पैसिव है, बस बैठा हुआ है बुत बन के, पैसिव नहीं रखना बच्चे को। टीचर बिलीव्स ओनली चिल्ड्रन विद हाई आईक्यू, सिर्फ हाई आईक्यू वाले ही सीखेंगे, तो इंक्लूसिव एजुकेशन की तो बैंड बजा दी हमने, डब्बे में डाल दिया उसको, है ना। भाई हर एक बच्चा सीख सकता है, हम ये मानते हैं उसकी क्षमता के अनुसार, उसके अंदर जो यूनिक है वो निकाल के लाना है हमको। टीचर अलाउज चिल्ड्रन टू फॉलो देयर ओन पेस ऑफ लर्निंग, ये बात एकदम सही है कि बच्चे के पेस के अनुसार, वो किस गति से सीखता है उसके अनुसार सिखाया हर बच्चे को जा सकता है। ठीक है ना। टीचर फॉलोज स्टैंडर्ड करिकुलम, नहीं फ्लेक्सिबल चाहिए हमको करिकुलम। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है, व्हेन टीचर्स इंक्लूड एक्सपीरियंसेस ऑफ चिल्ड्रन एंड गिव एग्जांपल्स फ्रॉम देयर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, इट फोस्टर्स अ सेंस ऑफ डैश। यानी जब शिक्षक बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उदाहरण देता है कि वो जिस समाज से, जिस संस्कृति से, जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको इंक्लूड करके टीचर एग्जाम्पल्स इंक्लूड करे उस एस्पेक्ट से भी, यानी बच्चे के जीवन से एग्जाम्पल्स को लेकर के आए क्लास में। तो इससे क्या होगा, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बढ़ जाएगी बच्चों की, उनको लगेगा हमारी भी बात सुनी जाती है, हम भी इंक्लूडेड महसूस कर रहे हैं यहाँ पे क्लासरूम में, हमसे भी कुछ लगाव है या हमें भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। इंफीरियर नहीं मानेगा वो, फिर इंफीरियर तब मानेगा जब जो उसके पास है वो उसको गलत ही बता रहे हैं आप। एंगर की अगर हम बात करें, एलिनेशन के अलग थलग महसूस करेगा, वो सब तब करेगा जब आप इंक्लूड नहीं करेंगे, अदरवाइज तो बिलोंगिंग फील करेगा यदि आप इंक्लूड कर रहे हैं उसके अनुभवों को, उसके कल्चर को, उसके एग्जांपल्स को, उसकी भाषा को। द प्रोसेसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज प्रमोटेड थ्रू, समस्या समाधान की प्रक्रिया कैसे बेहतर होती है। समस्या आएंगी जीवन में भी, क्लासरूम में भी, पढ़ाई में भी, उनके समाधान की जो प्रक्रियाएं हैं वो कैसे
टीचर इनकलकेट करे, ये पूछा है, बताइएगा एक बार, फटाफट से जवाब दीजिएगा, फटाफट से जवाब दीजिए। सीडीपी में इंटरेस्ट है आपकी क्लास देखे? हाँ, ये हम बहुत सालों से सुन रहे हैं, हमें अच्छा लगता है ये सुन करके, है ना, और अच्छे से माइंड में सेट हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया करिश्मा, चलिए खैर जवाब दीजिए, आंसर दे दीजिए आप। प्रॉब्लम सॉल्विंग को कैसे बेटर करें? एनालॉजिकल थिंकिंग, पैसिव इमिटेशन से तो कुछ होने वाला नहीं है, ये पैसिव वर्ड ही पैसिव है। रिस्पॉन्स सेट भी कभी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटिविटी किसी के लिए काम करनी है, क्योंकि इसमें आपका एक लीक पे आप सेट हो जाते हैं, फिक्स्ड माइंड सेट होता है, इसमें डिफरेंट तरीके से नहीं सोच पाता है इंसान, यही हाल फंक्शनल फिक्सनेस में होता है, ठीक है ना। तो एनालॉजिकल थिंकिंग एकमात्र सही जवाब है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को प्रमोट करती है। तार्किक सोच इन्होंने ये इसमें जो है जवाब हिंदी और इंग्लिश में अलग कर दिया है ट्रांसलेशन में, अदरवाइज एनालॉजिकल थिंकिंग का मतलब होता है वो लॉजिकल थिंकिंग होती है, जिसको हम तार्किक चिंतन कहते हैं। एनालॉजिकल होता है कि जैसी चीजें आपने पहले की, उस तरह की प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में कभी आई है तो आप उस तरह का कुछ एग्जांपल्स वहां से लेकर के और तब सॉल्व करते हैं चीजों को। एनालॉजिकल थिंकिंग आपकी मदद करती है, आपको इसमें तर्क भी शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, चिल्ड्रंस मिसकॉन्सेप्शंस एंड एरर्स, बच्चों के जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं, भ्रांतियां हैं, नाइव कॉन्सेप्शंस भी जिनको हम बोल देते हैं, और जो उनकी गलतियां हैं उनको हम कैसे देखेंगे। आर एक्सट्रीमली डेट्रीमेंटल टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बेहद हानिकारक हैं। तो हम क्या बच्चे को रोबोट मान के चल रहे हैं कि वो कभी गलती नहीं करेगा? तो ये तो कहना गलत होगा। शो दैट देयर इरेशनल वेज ऑफ थिंकिंग, यानी बच्चों के अविवेकी चिंतन को दर्शाती हैं कि बच्चे जो हैं वो, उनमें विवेक नहीं है क्योंकि वो गलती कर रहे हैं। गलती तो कोई भी व्यक्ति कभी भी करेगा ही सीखने में, ऐसा नहीं है कि कभी कोई गलती नहीं होगी, गलती की संभावना है। फिर हम बात करते हैं सर्व एज अ सिग्निफिकेंट इनरोड्स टू चिल्ड्रंस थॉट्स, ये बात एनसीएफ भी कहता है कि जो गलतियां हैं वो जो भ्रांतियां हैं, जो गलतियां हैं वो बच्चे की सोच में झांकने का अर्थपूर्ण मौका मिलता है। गलतियां क्या है? एक विंडो के जैसी हैं जिसके द्वारा आप झांक सकते हैं बच्चे की थिंकिंग में कि वो सोचता कैसे। आपने तो पढ़ा दिया लेकिन वो कैसे समझ पाया उस चीज को, ये आपको बच्चे की गलती से पता चलता है कि यहाँ आप बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। जैसे अब जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं तो मैं बहुत बार बोलती हूँ कि देखना यहाँ आप गलती करोगे, क्यों करोगे? क्योंकि गलती आपने की है तभी तो मुझे पता लगा कि आप इसको ऐसे नहीं ऐसे समझते हो, तो मुझे वो डिफरेंट तरीके से समझाना होगा, ठीक है ना। बात सही है मैम? क्वेश्चन इजी है या हम इंटेलिजेंट हो गए? लास्ट में तो आप हो गए हो इंटेलिजेंट, मैं मान लूंगी, मतलब इजी भी है लास्ट के जो कुछ क्वेश्चन है, मैंने कहा भी था शुरू के 30 क्वेश्चन ज्यादा वो थे। कंफर्म देयर इससे ऊपर नहीं जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे दुश्मनी नहीं निकालनी एग्जामिनर को। अगर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं तो ठीक है, जो शुरू के 30 क्वेश्चन किए वो अच्छे लेवल क्वेश्चन थे। कंफर्म देयर इंफीरियोरिटी टू एडल्ट्स, और अब तो आपको इंटेलिजेंट हो ही जाना चाहिए, 4 दिन बाद पेपर है, आई मीन कितने, 12 दिन बाद, 11 दिन बाद। तो इंफीरियोरिटी को कंफर्म कर रहे हैं? नहीं, सी ऑप्शन, कि बच्चे की थिंकिंग में झांकने का मौका मिलता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, इतना तो सिलेबस है ना, इतना सा सिलेबस है, अब उसमें भी अगर आप इंटेलिजेंट नहीं होगे तो क्या होगा? कितनी बार हमने चैप्टर वाइज कर लिया, सारे प्रीवियस ईयर से निकाल के कर लिया, अब इससे ज्यादा और क्या लोगे? अब तो बस मैराथन बचती है, एक छोटी सी मैराथन। आयरॉनिक है दोनों ही बातें, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। देखिएगा एक बार, बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है सीडी पे, कराएंगे बाकी भी। नेहा देखिएगा डी ऑप्शन, अगर हम बात करें डी ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, डैश इज अ साइन दैट द लर्निंग एक्टिविटीज हैव बिकम मैकेनिकली रेपिटेटिव फॉर द चाइल्ड एंड आर नॉट ऑफ इंटरेस्ट। बच्चे बोर हो गए, बार बार रेपिटेटिव हो रही है चीज, क्या है साइन? जॉय, मजा आता है तो बोर क्यों होंगे? जिज्ञासु हैं तो बोर क्यों होंगे? एक्साइटेड हैं तो बोर क्यों होंगे? बोर्डम यदि हो रहा है तो ये एक साइन है कि बच्चे हो गए हैं, मतलब एक्टिविटी जो हो गई है क्लास में वो बोरिंग हो गई है, मजा नहीं आ रहा बच्चे को सीखने में। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, सेकंड लास्ट देखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, असर्शन है लर्निंग शुड बी फैसिलिटेटेड बाय इंड्यूसिंग फियर, यानी डरा के, डंडा रख लो साइड में और तब सिखाओ बच्चे को। भाई यही तो थॉर्नडाइक कहते थे ना, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, डंडा हटाओ बच्चा बिगड़ जाएगा। पुराने लोग ऐसा ही मानते हैं, है ना, और कई जगह पे बच्चे भी महान होते हैं, खैर वो बन जाते हैं बेचारे, वो बच्चे में बाय डिफॉल्ट कोई कमी नहीं होती, बट वो सराउंडिंग और वो सब चीजों की वजह से एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कई बार। लर्निंग शुड बी फैसिलिटेटेड बाय इंक्लूडिंग इंड्यूसिंग फियर ऑफ पनिशमेंट इन चिल्ड्रन, मतलब डंडे का भय होना चाहिए, ये नेगेटिव है, ये होना नहीं चाहिए। रीजन क्या है इसका? रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट आर हाईली इफेक्टिव इन एंश्योरिंग मीनिंगफुल लर्निंग। देखिए रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से आप रोट लर्निंग तो करवा सकते हैं, रट्टे तो लगवा सकते हैं, मीनिंगफुल अर्थपूर्ण अधिगम नहीं होगा, है ना। मीनिंगफुल लर्निंग एक्टिविटी से आती है, इंटरेस्ट से आती है, क्यूरियोसिटी से आती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन से आती है। दोनों ही बातें गलत हैं, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 59,
जवाब दीजिएगा फटाफट से। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग, यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, बच्चे का रुचि है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है, प्रभावित करेगा। लर्निंग अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है उसमें इस बात पे डिपेंड करेगा आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है। परसीव्ड रेलेवेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट, यानी संकल्पना की कथित प्रासंगिकता, अगर आपको जरूरी नहीं लग रही कोई चीज तो आप नहीं करते उस चीज को। तो परसीव्ड रेलेवेंस, अब ऐसा देखा जाए तो दुनिया में क्या ही रेलेवेंट है, कुछ भी रेलेवेंट नहीं है, कुछ भी मत करो, है ना। लेकिन अगर मैं आपके साथ यहाँ खड़ी हूं इतने साल बाद, मतलब कब से हम सेशंस ले रहे हैं, कब से मैराथन्स हो रही हैं, कब से आप लोग ठीक है बैच में भी पढ़ा दिया, सब कुछ हो गया, सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस भी हो गई, अगर मैं ये मान लूं कि इसकी जरूरत ही नहीं है, क्या जरूरत है अब प्रैक्टिस की, करा तो दिया बहुत, तो ये क्या हुआ, रेलेवेंस खत्म हो गई इस कॉन्सेप्ट की मेरे लिए। या किसी को अगर लगता है कि बहुत पढ़ लिया अब नहीं पढ़ना, तो रेलेवेंस खत्म हो गई। ये परसीव्ड रेलेवेंस है कि उसने क्या परसेप्शन बनाया उस व्यक्ति ने। तो अगर मेरे परसेप्शन में ये चीज महत्वपूर्ण है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप पढ़ने आएंगे, ये लर्निंग को प्रभावित करेगी। यदि कोई इंपॉर्टेंट ही मान नहीं रहा पढ़ाई को तो वो कैसे पढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये बात भी सही है। डेवलपमेंट लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चे के विकास का स्तर, भाई बच्चा हुआ है 7 साल का, आप उसको 17 साल के लेवल की चीजें पढ़ाने लग गए, तो वो भी जरूरी है। स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग लर्निंग, मेथड कैसा है टीचर का और लर्निंग का तरीका क्या है, ये चारों ही चीजें प्रभावित करती हैं। और अगर हम इनको और एक लेवल आगे जाएं तो हमें पता है जो बच्चों का इंटरेस्ट है वो पर्सनल फैक्टर में आता है। दो ही तरह के फैक्टर है ना जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं, एक पर्सनल, दूसरा एनवायरमेंटल। तो जो बच्चे का इंटरेस्ट है वो पर्सनल है, जो रेलेवेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट है, परसीव्ड रेलेवेंस, वो भी पर्सनल हो गई। विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर, ये भी क्या है, पर्सनल हो गया, इसमें एनवायरमेंट का भी रोल है। स्ट्रेटजीज जो है टोटली एनवायरमेंटल है, क्योंकि टीचिंग मेथड बच्चे का पर्सनल फैक्टर नहीं है, वो स्कूल या टीचर का है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, फिर आप अपने घर जाएंगे, सो जाएंगे। क्या कह रहे हो, घर तो पहले से ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ पर्सन, एनवायरमेंट एंड बिहेवियर इन लर्निंग सेटिंग्स, यानी निम्न में से कौन सा कथन सीखने की स्थितियों में व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार के बीच संबंध को सही दर्शाता है। बताइए, 100 क्वेश्चन कराइए प्लीज। यार एक लिमिट से ज्यादा आपका अटेंशन नहीं टिक पाता, मैं करा दूंगी 300 भी, क्योंकि मैं सालों से यही सब कर रही हूँ और मुझे सोचने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एनर्जी लगती है ऑफकोर्स, बट आपके दिमाग में वो कितना टिकेंगे ये आपको देखना है फिर। तो एक जरूरत से ज्यादा ड्यूरेशन को बढ़ाना उसका कोई पॉइंट है नहीं। आज पोल में कौन बैठे हैं, पोल में नहीं बैठे हैं, पोल लगाने बैठे हैं, है ना, नहीं बताएंगे, ये एक राज है जो रह जाएगा। Which of the following statements is correct about the interaction of person, environment and behavior in learning settings, यानी कि कौन सा कथन सीखने की स्थितियों में व्यक्ति, वातावरण और व्यवहार के बीच संबंध, सीखने में ये सब लोग, बिहेवियर है, व्यक्ति है, एनवायरमेंट है, इन सब का रोल दर्शाता है। पर्सनल फैक्टर्स हैव नो इफेक्ट ऑन दी एलिमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, भाई पर्सनल फैक्टर बिल्कुल करते हैं, बच्चे की एज, उसका इंटरेस्ट, उसका एप्टीट्यूड, ये सब बातें अभी हमने की थी। ऑल 3 फैक्टर्स, चाहे वो पर्सनल हो, एनवायरमेंटल हो या बिहेवियरल हो, आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ईच अदर। कुछ लोग हैं जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को अलग से मानते हैं, तो उस केस में ये सही हो जाएगा। बिहेवियर सेल्डम अफेक्ट सोशल एनवायरनमेंट, के जो बिहेवियर है बच्चे का या टीचर का वो प्रभावित नहीं करता है, ऐसा कहना गलत होगा। फीडबैक फ्रॉम द एनवायरनमेंट कैन नॉट अफेक्ट सेल्फ एस्टीम, ऐसा नहीं है, बच्चे की जो सेल्फ एस्टीम है, उसका आत्मसम्मान है, यदि एनवायरनमेंट से फीडबैक खराब आएगा तो उस पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो बी ऑप्शन एकमात्र सही है कि अगर हम, वैसे तो पर्सनल और एनवायरमेंटल फैक्टर में ही बिहेवियरल फैक्टर आ जाता है, बट इसको कई लोग इसको अलग से रखेंगे। तो बिहेवियरल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें या पर्सनल एस्पेक्ट की बात करें, बच्चे की एज, उसका व्यवहार या साथ में जो हो रहा है या एनवायरनमेंट जो हो रहा है, वो सब लर्निंग को प्रभावित करते हैं। लगभग लर्निंग को हर चीज प्रभावित करती है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को अगर हम साइड करते हैं, करता वो भी है, बट हम टीचर एज अ टीचर सिखाने के समय पे उसको मानते नहीं है, उसके लिए हम सॉल्यूशन सोचते हैं।